आज की इस वीडियो में क्लास 8th की साइंस का 8th चैप्टर कोशिका, संरचना और प्रकार्य के बारे में जानेंगे। कोशिका, संरचना और कार्य। किसी अंग की बुनियादी संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिकाओं की तुलना ईंटों से की जा सकती है। जिस तरह से ईंटों को जोड़कर इमारत बनती है, ठीक उसी तरह बहुत सी कोशिकाओं के जोड़ने से सजीव का शरीर बनता है। यहाँ पे चित्र में देखिए ईंट की दीवार दिखा रखी है। एक एक करके बहुत सी ईंटें जुड़कर दीवार बनती हैं। यहाँ पर दूसरा चित्र है प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। जो प्याज की झिल्ली है ये बहुत सी कोशिकाओं के मिलने से बनी होती है। तो इन कोशिकाओं की तुलना हम ईंट से कर सकते हैं। अब कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। इन्होंने एक साधारण आवर्धक उपकरण के जरिए कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े को देखा। कॉर्क क्या होता है? पेड़ की छाल का एक भाग होता है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली पतली फांकें ली और उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा। उन्होंने देखा कि कॉर्क की प्रत्येक स्लाइस में छोटे छोटे बॉक्स नुमा आकृति है। ये जो बॉक्स हैं ये शहद के छत्ते की तरह दिखाई दिए। उन्होंने ये जो बॉक्स है इनको एक नाम दिया जिसका नाम था कोशिका। और ये बॉक्स जो है या कोशिका एक दीवार या विभाजन के द्वारा एक दूसरे से अलग थी। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में बॉक्स या कोशिकाओं के रूप में जो देखा वो वास्तव में मृत कोशिकाएं थी, क्योंकि वो पेड़ की छाल से निकली थी। और पेड़ की छाल क्या होता है? मृत कोशिकाएं होती हैं। उन्नत सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही जीवित जीवों की कोशिकाओं को देखा जा सका, क्योंकि रॉबर्ट हुक के समय में जो माइक्रोस्कोप थे वो ज़्यादा विकसित नहीं थे। अब कोशिका क्या है देखिए, इमारत में ईंटें और जीवित जीवों में कोशिकाएं बुनियादी संरचनात्मक इकाइयां हैं। इमारतें हालांकि समान ईंटों से बनी हैं, उनके अलग अलग डिज़ाइन, आकार और ये प्रकार हैं। इसी प्रकार सजीव जगत में जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव कोशिकाओं की संरचना ईंटों के संरचनाओं से बहुत अधिक जटिल होती है। मुर्गी का अंडा आपने देखा होगा, वो हमें दिखाई देता है, छोटा नहीं होता, उसे हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। ये भी एक कोशिका है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि इसे हम बिना किसी सहायता के अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो इस तरह से कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या होती हैं? बहुत छोटी भी हो सकती हैं, लंबी हो सकती हैं, गोल, अंडाकार और तक लंबी हो सकती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका। जीव कोशिका संख्या, आकार और आकृति में इसमें विविधता होती है। जीवित कोशिकाओं का अध्ययन कैसे करते हैं वैज्ञानिक? माइक्रोस्कोप के द्वारा। अब और ज़्यादा विकसित माइक्रोस्कोप हैं जिसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कहते हैं। उनकी सहायता से जो छोटी कोशिकाएं हैं इनको आवर्धित करके या बड़ा करके देखा जा सकता है। कोशिकाओं के विभिन्न हिस्सों को स्पष्ट देखने के लिए उसको क्या किया जाता है? अलग जो रंजक हैं उससे कलर किया जाता है या रंग दिया जाता है। ये कलर हो सकते हैं जैसे मैथिलीन ब्लू, सैफ्रेनिन, इयोसिन। पृथ्वी पर लाखों तरह के जीवित जीव हैं। ये विभिन्न आकार के हैं, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा है। इनकी कोशिकाएं भी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। अब है कोशिकाओं की संख्या। किसी ऊंचे पेड़ या हाथी जैसे विशाल जानवर में कोशिकाओं की संख्या अरबों और खरबों में हो सकती है। हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं होती हैं जो आकार में और कार्य में अलग अलग होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। एक
एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है और छोटे जीवों में कोशिकाओं की संख्या कम होने से जीवों की कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होती। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाला एक जीव एकल कोशिका के रूप में जीवन शुरू करता है, जो निषेचित कोशिका है। जैसे जैसे निषेचित अंड कोशिका में वृद्धि होते जाती है, कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ते जाती है। तो इस तरह से जीव हम कह सकते हैं दो तरह के होते हैं। पहले तो वो जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। बहुकोशिकीय जीव जैसे मानव है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। अब देखिए एक कोशिकीय जीव क्या है? एक एकल कोशिका वाले जीवों को या एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव भी वे सभी कार्य करते हैं जो बहुकोशिकीय जीव करते हैं। जैसे हम भोजन लेते हैं, श्वसन करते हैं, हम जो भोजन लेते हैं उसका पाचन होता है, उत्सर्जन क्रिया होती है, वृद्धि होती है, प्रजनन होती है। ठीक इसी तरह से ही एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में भी ये सारी क्रियाएं होती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में समान कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूहों द्वारा किए जाते हैं, जो विभिन्न ऊतकों का निर्माण करते हैं और ऊतक अंग बनाते हैं। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी कोशिकाएं जो मिलकर एक सा कार्य करती हैं, वो ऊतक बनाते हैं। अब देखिए एक एक्टिविटी है, इसको हम कर सकते हैं। क्या करेंगे? हम माइक्रोस्कोप के नीचे अमीबा और पैरामीशियम की स्थायी स्लाइड या परमानेंट स्लाइड देखकर हम एक कोशिकीय जीव का अध्ययन कर सकते हैं, या तालाब के पानी से हम एक कोशिकीय जीव का अध्ययन कर सकते हैं। ये चित्र दिखा रखा, देखिए अमीबा का। अमीबा का आकार अनियमित होता है, इसका आकार ये निश्चित नहीं है। जब अमीबा गति करता है, इसका आकार बदलता रहता है। ये एक कोशिकीय जीव है। इसी तरह से पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। ये देखिए इसका आकार अलग है, इसमें किनारे पे रोम जैसी सीलिया जैसी रचना है, उससे ये गति करता है। अब कोशिकाओं का आकार, अमीबा का आकार अनियमित होता है या अनिश्चित होता है। जैसे तितली है, तितली का एक निश्चित आकार होता है, लेकिन अमीबा का आकार हर क्षण बदलता रहता है। इसके शरीर के अलग अलग लंबाई जो है, अगर हम इनको देखें, जब ये गति करता है, इसके शरीर की लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है। इसमें जो लंबी रचनाएं हैं, ये इसके स्यूडोपोडिया हैं। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है ये छद्म पैर। ये क्या करते हैं? अमीबा को गति करने में सहायता देते हैं। इसी तरह से हमारे रक्त में WBC या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कोशिका, एकल कोशिका का एक उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकती है। आमतौर पर कोशिकाएं गोल, गोलाकार, लंबी, अंडाकार, ईंट के आकार की, चपटी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। अब देखिए यहाँ पे चित्र दे रखा, लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाएं इस तरह की होती हैं। पेशी कोशिकाएं दोनों ओर नुकीली होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं देखिए लंबी होती हैं, जो हमारे पूरे शरीर में फैले रहती हैं। कोशिका के अवयव एक झिल्ली में बंद रहते हैं। यह झिल्ली पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं को एक आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक अतिरिक्त आवरण होता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति से क्या होता है? कोशिकाओं को आकार और दृढ़ता प्रदान होती है। अब कोशिकाओं का आकार, जीवित जीवों में कोशिकाओं का आकार 1 मीटर
के 10 लाखवें हिस्से जितना छोटा हो सकता है। अधिकांश कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि हमें उसे बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। जीवाणु में सबसे छोटी कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ये एक कोशिका है। इसको हम देख सकते हैं क्योंकि उसका आकार बच्चे के सिर के बराबर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। इसकी लंबाई मीटर में भी हो सकती है, 1 मीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस तरह से तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। अब एक एक्टिविटी देखिए। मुर्गी का अंडा उबालकर उसे छीलने के बाद पीले भाग के चारों ओर एक सफ़ेद पदार्थ दिखाई देता है। सफ़ेद पदार्थ एल्ब्यूमिन होता है जो उबालने पर जम जाता है। पीला भाग जर्दी है। अंडा एक कोशिका है। इस एकल कोशिका को बिना किसी आवर्धन यंत्र के देख सकते हैं। इसे देखने के लिए किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत नहीं होती है, न ही किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। देखिए, हाथी बहुत बड़ा जीव है और चूहा उसकी अपेक्षा बहुत छोटा जीव है। तो क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती होंगी? कोशिकाओं के आकार या जानवर या पौधे के शरीर के आकार से कोई संबंध नहीं होता। ये आवश्यक नहीं कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत बड़ी हों। कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है। जैसे हाथी और चूहे दोनों में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो लंबी होती हैं, शाखित होती हैं। वे संदेशों को स्थानांतरित करने समान कार्य करते हैं। तो इस तरह से कोशिकाओं का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है। कोई कोशिका गोलाकार होती है, कोई घनाकार है, कोई अंडाकार होती हैं, कोई बहुत लंबी कोशिकाएं होती हैं और कोई बड़ी कोशिकाएं होती हैं। जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ी कोशिका है। अब कोशिका संरचना और कार्य। कोशिका जो है ये क्या होती हैं? इनसे मिलकर, बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं। अब देखिए, पाचन अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन अंग में कौन कौन से अंग, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? जैसे हमारा मुंह है, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये पाचन तंत्र के अंग हैं। पाचन तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग कार्य करता है। जैसे किसी का कार्य भोजन का पाचन है, किसी का भोजन का अवशोषण है। इसी तरह से पौधे के विभिन्न अंग विशिष्ट कार्य करते हैं। जैसे जड़ें पानी को और खनिज लवण को अवशोषित करती हैं। पत्तियां क्या करती हैं? पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करती हैं। प्रत्येक अंग जो है ये छोटे छोटे भागों से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। देखिए, ऊतक कहते हैं। ऊतक किससे मिलकर बना होता है? समान तरह की कोशिकाओं का एक समूह होता है जो एक विशेष कार्य करता है, उनसे ऊतक बनता है। और बहुत से ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं समान तरह के कार्य करने वाली कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं। ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र मिलकर एक सजीव को बनाते हैं, निर्माण करते हैं। अब कोशिका के भाग। सबसे पहला है कोशिका झिल्ली। कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस या केंद्रक है। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य और केंद्रक कोशिका झिल्ली के भीतर संलग्न होते हैं। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। झिल्ली कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग करती है और कोशिका को आसपास के माध्यम से भी अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली सरंध्र होती है, यानी उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और पदार्थों या सामग्रियों को अंदर और बाहर दोनों ओर ले जाने की अनुमति देती है।
अब देखिए एक एक्टिविटी है ये, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक प्याज लेंगे, प्याज के बाहर के छिलके हटा लेंगे, पहले जो उसके गुलाबी छिलके होते हैं उसको हटा लेंगे। फिर चिमटी की मदद से क्या करेंगे, जो इसके सफ़ेद मोटे मांसल परत है इसको अलग अलग करेंगे और उसमें से एक पतली सी झिल्ली निकालेंगे। इस झिल्ली को क्या करेंगे, स्लाइड पर पानी की एक बूंद डालेंगे और उसमें इस झिल्ली का एक पतला सा चौकोर टुकड़ा रख देंगे। और ये जो टुकड़ा है इसको पहले मेथिलीन ब्लू डाल देंगे इससे, जिससे क्या होगा, कोशिका के जो विभिन्न भाग हैं वो स्पष्ट दिखाई देंगे। और इस पर कवर स्लिप रख देंगे। कवर स्लिप लगाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हवा के बुलबुले न जाएं। अब इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हमको दिखाई देती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो प्याज की झिल्ली है बहुत सी कोशिकाओं के मिलने से बनी है और हर कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति होती है और बीच में गोल केंद्रक होता है। पादप कोशिकाओं को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है, जबकि जंतुओं में तो कोशिका भित्ति नहीं होती। जंतु की कोशिका में कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त पौधों की कोशिकाओं में बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। सुरक्षा के लिए पौधों द्वारा कोशिका झिल्ली के आसपास की एक इस अतिरिक्त परत की आवश्यकता होती है, क्योंकि पादप कोशिकाओं को तापमान, तेज हवा की गति, वायुमंडलीय नमी आदि में बदलाव से सुरक्षा की हर समय आवश्यकता होती है। वो इन विविधताओं के संपर्क में आते हैं क्योंकि वे चल नहीं सकते, इसलिए प्रकृति ने उनकी कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति का आवरण बनाया है जिससे वो सुरक्षित रह सकें। अब जंतु क्या होता है, बहुत अधिक गर्मी होती है तो अपना स्थान बदल लेते हैं, बहुत अधिक सर्दी होती है तो अपना स्थान बदल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी और है। देखिए इस एक्टिविटी में हम जंतु कोशिका का अध्ययन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक टूथपिक की सहायता से या एक माचिस की साफ तीली से जिसका सिरा टूटा हुआ हो, बिना चोट पहुंचाए अपने गाल के अंदर को हल्के से खुरचेंगे। इसे कांच की स्लाइड पर पानी की एक बूंद में रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, आयोडीन की एक बूंद डालेंगे, उसके ऊपर एक कवर स्लिप रखेंगे। अब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें बहुत सी कोशिकाएं दिखाई देती हैं। इसमें कोशिका झिल्ली दिखाई देती है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है। अब कोशिका द्रव्य क्या है, ये जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच मौजूद होता है। कोशिकाओं के विभिन्न अन्य घटक या कोशिकांग ये कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, राइबोसोम, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जो हैं, इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। इन्हें कोशिकांग कहते हैं क्योंकि ये कोशिका के अंग हैं एक तरह से। अब नाभिक या केंद्रक या इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये जीवित कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक है। आम तौर पर यह गोल होता है और कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। इसे माइक्रोस्कोप की मदद से आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक या न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म या जो कोशिका द्रव्य होता है से एक झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है या केंद्रक झिल्ली इसको कहते हैं। यह झिल्ली सरंध्र होती है, यानी इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर सामग्री के संचलन जो है इनमें से होता रहता है, या आवागमन इनमें से होता रहता है। अब जो बहुत अच्छी क्वालिटी के सूक्ष्मदर्शी है माइक्रोस्कोप है, उससे हम क्या कर देख सकते हैं, केंद्रक में हमें एक छोटा सा गोल पिंड और दिखाई देता है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं।
इसके अतिरिक्त केंद्रक में छोटी छोटी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ये इनमें क्या होते हैं, जीन होते हैं जो क्या करते हैं, माता पिता के लक्षणों को संतानों तक लाने का कार्य करते हैं। अब जीन क्या है, देखिए जीन जीवित जंतुओं में विरासत की एक इकाई है। ये माता पिता से संतानों में एक वंशानुगत लक्षणों को हस्तांतरित करने को नियंत्रित करते हैं, यानी ये आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा अगर किसी के पिता की आंखें भूरी हैं तो संतानों की आंखें भी भूरी हो सकती हैं। इसी तरह से अगर किसी के बाल घुंघराले हैं या भूरे हैं तो उनके बच्चों के भी बाल घुंघराले या भूरे हो सकते हैं। इसका कारण क्या है, ये गुण आनुवांशिक गुण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। और ये किसके द्वारा जाता है, केंद्रक में जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें जीन है और जीन इस कार्य को करता है, वो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। तो इस तरह से एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को प्रोटोप्लाज्म के रूप में माना जाता है। क्या पौधे, जंतुओं, जीवाणुओं की कोशिकाओं में केंद्रक की संरचना समान होती है? अब देखिए जीवाणु जो बहुत छोटे होते हैं इनकी कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं की तरह सुव्यवस्थित नहीं होता, क्योंकि इसके केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक बिना झिल्ली के होता है। ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है और इस प्रकार की कोशिका वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल। कोशिकाएं जैसे कि प्याज की कोशिकाएं या गाल की कोशिकाएं, जिनमें जो कोशिकाओं में केंद्रक होता है उसमें केंद्रक झिल्ली होती है, यह हम कह सकते हैं सुसंगठित केंद्रक होता है। इन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, जैसे मनुष्य में या तितली में, हाथी में किस तरह की कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और इस तरह के जीवों को क्या कहा जाता है, यूकैरियोट्स कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं ऐसे जीव जिसमें के केंद्रक में झिल्ली नहीं होती प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से प्याज की कोशिकाओं में हमें क्या दिखाई दिया, केंद्रक दिखाई दिया इसमें, और साथ ही इसमें साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जो होता है इसमें बीच में रिक्तिका होती है। देखिए प्याज की झिल्ली की कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है और ये एक होती है, जबकि गाल की कोशिकाओं में छोटी रसधानियाँ या रिक्तिकाएँ होती हैं और ये बहुत सारी हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है और ये एक होती है, जबकि जंतु कोशिका में बहुत सारी रिक्तिकाएँ होती हैं और ये बहुत छोटी छोटी होती हैं। इसी तरह से पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड्स होते हैं या लवक होते हैं। जैसे पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का लवक होता है, इसलिए पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। इसे हरित लवक या क्लोरोफिल कहा जाता है। इसी तरह से आपने फूलों में देखा होगा, वो रंगीन होते हैं फूल क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है, वर्णी लवक उसको कहते हैं। अब पादप और जंतु कोशिकाओं की तुलना देखिए, तुलना का मतलब होता है उसमें समानता और असमानता दोनों बताई जाती हैं। तो देखिए समानताएं क्या हैं, जंतु और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। दूसरा, दोनों तरह की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी उपस्थित होता है। अब अंतर देखिए, जंतु कोशिका में छोटी छोटी बहुत सी और पादप कोशिका में बड़ी और एक रिक्तिका उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है।
जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यूग्लिना को छोड़कर। यूग्लिना एक कोशिकीय होता है और उसमें क्लोरोफिल होता है, जबकि पादप कोशिका में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण पादप कोशिकाएं अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक लगभग बीच में उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में केंद्रक बड़ी रिक्तिका के कारण किनारे पर होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है, रिक्तिकाएं छोटी छोटी होती हैं, इसलिए केंद्रक बीच में होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी होती है, केंद्रक को वो किनारे को धकेल देती है, इसलिए पादप कोशिका में केंद्रक किनारे पर होता है। देखिए यहाँ पे चित्र में ये पादप कोशिका का चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे बाहर क्या है, कोशिका झिल्ली है, उसके अंदर क्या होता है, कोशिका भित्ति। उस सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति। इसमें देखिए बड़ी सी रिक्तिका है, रिक्तिका के कारण केंद्रक थोड़ा किनारे को आ गया है। लाइसोसोम इसमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, कोशिका द्रव्य जैसी संरचनाएं पादप कोशिका में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो इस तरह की संरचनाएं पादप कोशिकाओं में दिखाई देती हैं। रिक्तिकाएं देखिए, बीच में आपको एक बड़ी सी रिक्तिका दिखाई दे रही है। इसमें केंद्रक है, केंद्रक के बाहर से केंद्रीय झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली जिसको कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे प्लाज्मा झिल्ली में या कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी तरह से केंद्रक झिल्ली में भी छोटे छिद्र होते हैं। यह है जंतु कोशिका का चित्र। देखिए जंतु कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली होती है। अब देखिए बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक में केंद्रिका होती है, रिक्तिकाएं छोटी छोटी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है इसमें, केंद्रक द्रव्य बीच में होता है, लाइसोसोम इसमें है, गोल्जी काई, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में क्रोमोसोम या गुणसूत्र इसमें दिखाई देता है। तो ये चित्र किसका है, जंतु कोशिका का चित्र है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता या लवक नहीं पाए जाते जंतु कोशिका में। तो इस और साथ ही कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगले वीडियो में इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर देखेंगे।